दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, जो आगामी टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और अति महत्वपूर्ण है। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 12। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है। आपको बताना है कि कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन है आपके बेंथम, जे.एस. मिल, हाब्स या फिर जेम्स प्रथम। तो उत्तर है दोस्तों, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक जेम्स प्रथम है। और राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया है और राजा लोग ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। दोस्तों जेम्स प्रथम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है, जबकि हाब्स जो है राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों हाब्स, ये थॉमस हाब्स का कथन है, जिसने अपने प्राकृतिक अवस्था का विवरण करते समय या प्राकृतिक स्थिति का चित्रण करते समय उसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य, पाशविक और क्षणिक था। न कोई समाज था, न कोई राज्य था। तो देखिए, प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, क्षणिक, पाशविक और अपवित्र था, ये कथन हाब्स का है। इसके अलावा हाब्स ये भी कहता है कि प्राकृतिक अवस्था एक की दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाजवाद से संबंधित है। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। तो सही उत्तर है, ये कथन CEM जोड का है, जो कहते हैं कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदारवाद शब्द। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा या फिर जर्मन भाषा। तो उत्तर है दोस्तों, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर भाषा से हुई है, LIBER, लिबर से उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और दोस्तों लैटिन में इसका अर्थ होता है मुक्तता या स्वतंत्रता की दशा या फिर प्रतिबंधों का अभाव। तो देखिए, उदारवाद लिबर शब्द से लिबरलिज्म की उत्पत्ति हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है मुक्तता अथवा स्वतंत्रता की दशा। और आप जानते हैं जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कथन है, कानून संप्रभु का एक आदेश है, ये कथन किसका है। तो हम इसमें ऑप्शन नहीं बताएंगे। कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन जॉन ऑस्टिन का है, और जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने आत्मपरक और परात्मपरक यानी आत्म विषयक या फिर पर विषयक आचरण के मध्य अंतर किया है। तो सही उत्तर है J.S. मिल। दोस्तों J.S. मिल ने व्यक्ति के कार्य को आत्मपरक यानी स्वयं से संबंधित और परात्मपरक यानी दूसरों से संबंधित में विभाजित किया है। जिस कार्य को करने से स्वयं अपना जीवन प्रभावित होता है उसे मिल आत्मपरक कहते हैं, और जिस कार्य से अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं उन्हें अन्य परक या परात्मपरक कार्य कहा जाता है। मिल के अनुसार स्वयं परक कार्य पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, वहीं अन्य परक कार्यों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूछ रहा है कि दबाव समूहों का स्वभाव कैसा होता है।
देखिए, राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में या फिर अदृश्य सरकार के रूप में। तो देखिए दोस्तों, दबाव समूह ऐसे लोगों का संघ होता है जो अपने संघ या समुदाय के, अपने समूह के हितों के लिए सरकार पर, उसकी नीतियों पर दबाव डालते हैं और अपने हितों में वृद्धि का प्रयास करते हैं। अदृश्य सरकार के रूप में इसलिए क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यस ई फाइनर, दोस्तों यस ई फाइनर एक विचारक हैं, इन्होंने दबाव समूहों को, याद कर लीजिए, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। यस ई फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। जबकि एक विचारक हैं, देखिए, डी डी मैकीन ने दबाव समूहों को दोस्तों अदृश्य सरकार कहा है। तो देख लीजिए, फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा है और डी मैकीन ने इसे अदृश्य सरकार के रूप में वर्णित किया है। तो दबाव समूहों का स्वभाव जो है वो अदृश्य सरकार के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है बेंटले, लीकाक, कैटलिन या फिर लास्की। तो ये हैं अमेरिकी विचारक कैटलिन। कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार दोस्तों, राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक, अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता या फिर पारदर्शी प्रशासन? तो सही उत्तर है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारदर्शी प्रशासन के उद्देश्य में सहायता करता है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था और सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये भी कई बार पूछा है कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सूचना का अधिकार दोस्तों एक विधिक अधिकार है और सूचना अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। अगला प्रश्न है, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या सभी का? तो उत्तर है उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। आप जानते हैं कि उदारवाद का प्रारंभकर्ता जॉन लॉक को माना जाता है और उन्होंने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना था। और लॉक प्रारंभिक उदारवादी विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवस्था करने आदि का अधिकार व्यक्ति को देता है। और उदारवादी व्यवस्था में ये माना जाता है कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए और उदारवाद की इस प्रवृत्ति के कारण धनवानों का हित होता है। तो उत्तर है उदारवाद धनवानों या फिर पूंजीपतियों का हित चाहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से है। देखिए, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रम बताइए। प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। तो देखिए, मोरारजी देसाई सबसे पुराने हैं। इसमें मोरारजी देसाई, इनका जो है शासनकाल 1977 से 1989 था और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। उसके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल आता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 में प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद दोस्तों वीपी सिंह का कार्यकाल आता है 1989-90। तो 1989-90 में वीपी सिंह और चंद्रशेखर 1990-91 में भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले मोरारजी देसाई यानी 3, उसके बाद राजीव गांधी, फिर 4, उसके बाद आ जाएंगे आपके वीपी सिंह 1 और फिर 2। तो सही उत्तर है 4, 3, 1, 2। देखिए कौन सा विकल्प आपका मेल खाता है? 4, 3, 1, 2 दोस्तों, 3, 4, 1, 2 ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 3, 4, 1, 2 भारत के जो ऑप्शन में प्रधानमंत्री दिए गए हैं उनका सही क्रम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है? ऑप्शन है मैकियावेली, मनु, कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त।
तो सही उत्तर है राजा के लिए उत्तरदायित्व सिद्धांत का जिक्र करते हुए कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि अपनी प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, या ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है भारत के राजनीतिक विचारक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, क्योंकि गांधी जी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रूथ इज गॉड में लिखा है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। अगला प्रश्न है, भारतीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से किसके संबंध में अलग है? यानी भारतीय और अमेरिकी पद्धतियां किस संबंध में अलग हैं? संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो ये भारत और अमेरिका दोनों में है। लिखित संविधान भारत और अमेरिका दोनों में है। अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किया जाना, तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के प्रदान किए जाने में भारत और अमेरिका एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी गई हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र यानी संघ में निहित हैं। द्विपक्षीय नागरिकता, तो भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो देखिए जो आपके कथन 3 और 4 आपके भारतीय पद्धति और अमेरिकी संघीय पद्धति में अंतर या भिन्नता को दर्शाते हैं, जबकि 1 और 2 समानता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के संदर्भ में अरस्तु क्या स्वीकार करता है? तो उत्तर है दोस्तों, संपत्ति के संदर्भ में अरस्तु व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग को स्वीकार करता है। जहाँ पे प्लेटो जो है वो संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व की बात नहीं करता है, वहीं पे अरस्तु व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग की बात करता है, क्योंकि वो कहता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व जब संपत्ति का रहेगा तो व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है, और उसके सार्वजनिक उपभोग को सामाजिक हित में उपयोग किए जाने पर बल देता है। तो सही उत्तर है संपत्ति के संदर्भ में अरस्तु व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग पर बल देता है। अगला प्रश्न एक कथन है, ये किसने कहा है कि लेवायथन यानी हाब्स की प्रसिद्ध रचना लेवायथन अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना है? तो उत्तर है दोस्तों, ये कथन माइकल ओकसाट का है, जो कहता है कि लेवायथन हाब्स द्वारा लिखित राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण रचना है, और माइकल ओकसाट ने लेवायथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है? ऑप्शन है बार्कर, मैकाइवर, मैक्सी या फिर सेबाइन। तो सही उत्तर है अर्नेस्ट बार्कर। ये कथन बार्कर का है। बार्कर कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। वहीं रूसो ने प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। इसके अलावा एक प्रश्न ये आता है कि प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है आगमनात्मक, निगमनात्मक, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड है, और निगमनात्मक पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि विचारक या दार्शनिक पहले से कुछ सिद्धांतों या विचारों को निर्धारित करता है और फिर इन्हें मापदंड बनाकर उपलब्ध तथ्यों पर लागू करता है। तो प्लेटो ने निगमनात्मक अध्ययन पद्धति को प्रयोग किया है, जो कि डिडक्टिव मेथड कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का अंग नहीं है? राजा, पुरोहित, अमात्य या फिर कोष? तो मनु भी कौटिल्य की तरह दोस्तों सप्तांग सिद्धांत राज्य का प्रतिपादित करते हैं, जिसके अनुसार स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये राज्य के 7 अंग हैं, जिनको सप्तांग कहा जाता है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। और इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में पुरोहित जो है ये मनु के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। तो देखिए राजा, अमात्य, कोष, जनपद, दुर्ग, दंड और मित्र ये सप्तांग सिद्धांत में आते हैं। पुरोहित सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए जॉर्ज सोरेल
यहाँ पे आपको जॉर्ज सोरेल संघ समाजवाद सही है। हीगल व्यक्तिवाद ये सही नहीं है क्योंकि हीगल आदर्शवादी विचारक है। GDH कोल श्रेणी समाजवाद सही है। लास्की बहुलवाद ये भी सही है। तो देखिए सही जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी हीगल। हीगल जर्मनी का एक आदर्शवादी विचारक था और प्रथम विचारक है जिसने इतिहास के माध्यम से राजनीति का अध्ययन किया है। तो देखिए हीगल व्यक्तिवादी विचारक नहीं बल्कि आदर्शवादी विचारक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले कैसे हटाया जा सकता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ये जो संविधान का अनुच्छेद 317 है उसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल पूर्ण होने की अवधि से पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर या फिर किस सिद्धांत पर टिकी हुई है? ऑप्शन है लोकतंत्र, सुखवाद, स्वतंत्रता या फिर अधिकार। तो उत्तर है सुखवाद। दोस्तों आप जानते हैं कि बेंथम के राजनीतिक चिंतन का केंद्र सुखवाद है और बेंथम के अनुसार मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति है और बेंथम का ये कहना है कि वो राज्य अच्छा है जहां अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय मतदान प्रणाली या सेकेंड बैलेट सिस्टम इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में या फिर उपर्युक्त में से किसी भी देश में नहीं। तो दोस्तों द्वितीय मत प्रणाली याद रखिए फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में अपनाई जाती है क्योंकि द्वितीय मत प्रणाली का प्रयोग फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में किया जाता है और इस प्रणाली में विजेता प्रत्याशी के मतों का बहुमत 50% से अधिक प्राप्त करना होता है और यदि पहली बार में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत न मिलो तो दोबारा चुनाव यानी द्वितीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस MC महाजन, M हिदायतुल्ला, BD जत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस M हिदायतुल्ला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। M हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें विभिन्न देश और उनके यहाँ प्रचलित शासन के रूपों का मिलान करना है। भारत में दोस्तों भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदात्मक और संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इंग्लैंड में एकात्मक और संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अलावा देखिए यूएसए में अध्यक्षात्मक और संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और फ्रांस में एकात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। इंग्लैंड में एकात्मक और संसदात्मक और इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च होती है और यूएसए में अध्यक्षात्मक और संघात्मक और इसके अलावा फ्रांस में एकात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है भाग 4। दोस्तों कल्याणकारी राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया है कि कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे और संरक्षण दे। भारतीय संविधान का भाग 4 इसमें जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है
इनका उद्देश्य ऐसी ही सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिसके अंतर्गत सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में प्रमुख अंतर क्या है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए, आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीयों के या नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं जो वाद योग्य यानी जस्टिसिएबल है, और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्व हैं जो कि राज्य के प्रति उनको निभाने हैं। ये वाद योग्य नहीं है, न तो किसी पर बाध्यकारी हैं, लेकिन नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि सभी लोग एक साथ रह सकें और देश के प्रति आदर सम्मान के भाव से मिलजुल कर एकता और सामंजस्य के साथ रह सकें। तो देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है, और मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में ये प्रमुख अंतर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। देखिए, स्तंभ 1 में कुछ केसेज हैं और 2 में उनमें कौन सा सिद्धांत जो है वर्णित किया गया था? गोलकनाथ केस। दोस्तों, गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। शमशेर सिंह केस का संबंध राष्ट्रपति के अधिकारों से है। मिनर्वा मिल्स केस ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी तीसरे का सी हो जाएगा। और केशवानंद भारती केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, इसके आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी और चौथे का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होने का प्रावधान है? तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र जरूर होने चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधिक संप्रभुता के सर्वोत्तम व्याख्याकार कौन है? तो उत्तर है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन विधिक संप्रभुता अथवा कानूनी संप्रभुता के सर्वोत्तम व्याख्याकार हैं, और जॉन ऑस्टिन में प्रतिपादित जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसको एकलवादी या एकत्ववादी संप्रभुता का सिद्धांत कहा जाता है, और इन्होंने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा विवादित है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको स्टार कर रहे हैं, और यदि आपको कहीं से स्पष्ट जानकारी मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसका स्रोत भी बताइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, आधुनिक दलीय व्यवस्था या मॉडर्न पार्टी सिस्टम जो है ये यूएसए में इसका विकास हुआ था। देखिए, अमेरिका में सबसे पहले फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आए थे, और यही बाद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के पार्टी के रूप में गठित हो गए, संगठित हुए। वर्तमान में इन्हें ही आधुनिक दल प्रणाली का उदाहरण माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं इंग्लैंड को भी आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव का या सर्वप्रथम देश माना जाता है। तो आप लोग साथियों किसी को भी अगर जो सटीक इसका मिले तो आप हमें सोर्स और जो है सही उत्तर बताइएगा। ऐसे यूएसए में सबसे पहले फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आए जो कि आधुनिक दल व्यवस्था के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स के पूर्ववर्ती काल्पनिक समाजवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है GDH कोल, सर टॉमस मूर, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन। तो सही उत्तर है दोस्तों, मार्क्स के पूर्ववर्ती जो कल्पनावादी विचारक हैं उनमें सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और टॉमस मूर का नाम आता है, लेकिन GDH कोल कल्पनावादी समाजवादी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या महान्यायवादी? तो आपको बताना है कि किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। तो उत्तर है महान्यायवादी।
देखिए, महान्यायवादी जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है और संविधान का अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसलिए राष्ट्रपति उसे पद से पदमुक्त कर सकता है, पदच्युत कर सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन साबित असमर्थता या कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन के पश्चात ही इसे हटाया जा सकता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में भी है, लेकिन महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1688 की इंग्लैंड क्रांति का दार्शनिक पिता किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों जॉन लॉक। देखिए, ऑप्शन बी आपका उत्तर है। जॉन लॉक को सीमित और संवैधानिक विचार का जनक माना जाता है और जॉन लॉक के विचारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई, इसलिए लॉक को इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है। ऑप्शन है अरविंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या फिर स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है श्री अरविंदो या महर्षि अरविंद को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। रोमारोलिया ने उन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट और एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था। तो सही उत्तर है मांडले जेल। 1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए काला पानी की सजा दी गई, उन्हें मांडले जेल में रखा गया और बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी भाषा में 900 पृष्ठों की गीता पर टीका लिखी, जिसको गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 143 ये है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है। तो सही सुमेलित ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर है भारत में संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसके द्वारा संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिना सदन का सदस्य बने सदन की अध्यक्षता करता है। तो ये है भारत का उपराष्ट्रपति। आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन संविधान संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण है और इस काल में दोस्तों इंदिरा गांधी के काल में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उस समय भारत में राष्ट्रीय का आपातकाल लागू था और ये संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। और कई सारे प्रावधान जो पहले के प्रावधान थे उनमें उलट दिया गया, उलट पुलट करके काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन सरकार को। देखिए, पंचायती राज अथवा स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही भली है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन या सरकार को माना जाता है।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो उत्तर है त्रिगवेली। दोस्तों तंयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे। उनका कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 311 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पद से नहीं हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। संसद सदस्यों के लिए यानी लोकसभा सदस्यता के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष और मत देने के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। अगला प्रश्न संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 67वां, 68वां, 69वां या 70वां? तो सही उत्तर है 69वां संशोधन। दोस्तों 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और उसका नाम NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। और इस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो सही उत्तर है संसद को। देखिए भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार संसद को है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। अगला प्रश्न है कि एक मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, वो कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और जीवन का अधिकार यानी अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होते हैं वो कितना है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत या 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह तक मान्य होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये थी सुचित्रा कृपलानी जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय सुचित्रा कृपलानी को है। अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर अनुच्छेद 40 में है और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। तो इस आधार पर सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो ये आप जानते हैं आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने दोस्तों भारतीय संविधान की व्यापकता और उसमें प्रयुक्त कानूनी भाषा की जटिलता को देखते हुए संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और 368(2) में ये वर्णित किया गया है कि संविधान के संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संसद के किसी भी सदन में संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, हमने संविधान संशोधन वाले खंड में जो हमने एक टॉपिक लिया था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, उसमें हमने बताया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधार को आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन देखिए, ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों को स्पष्ट करने में किया जा सकता है, यानी संविधान के उन भागों के निर्वचन में प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है जो बहुत ही स्पष्ट नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि ये लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म ली? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले संविधान लिखा गया और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993, देखिए 24/4/1993 पंचायती राज अधिनियम या 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और जब 8वीं अनुसूची मूल रूप में थी तो उस समय संविधान में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन संशोधनों के द्वारा 8 और भाषाओं को शामिल किया गया है। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रवर्तक कौन है? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ए का 4 हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी का 3 हो जाएगा। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो उत्तर है सर पैथिक लॉरेंस। देखिए दोस्तों, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए भारत सचिव सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और कैबिनेट मिशन के 2 अन्य सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे और इसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर सर्वोच्च संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी
और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस ग्वेयर थे। तो याद कर लीजिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी नागरिक शास्त्र के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।